वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए हिस्ट्री से सबक नंबर 5 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, एग्ज़ाम से मुतालिक पूरा ही चैप्टर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों के अंदर समझाऊंगी। हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों के अंदर समझ कर लिख सको। इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर बच्चों अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तो इंशाल्लाह इस चैप्टर की एग्ज़ाम के लिए आपकी 100% तैयारी होगी। और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 5, सनअतियत का दौर, यानी कि आप इस चैप्टर के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझेंगे। सनअतियत का दौर बच्चों किसे कहते हैं? वो टाइमिंग जिस टाइम पर जो तरक्की थी, तरक्की की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और जो नई नई सनतें हैं, नई नई सनतों का यानी कि बिज़नेसों का, फैक्ट्रियों का, उद्योगों का क़याम हो रहा था, इजादात हो रही थी, नई नई मशीनें आ रही थी। तो बच्चों, ये काम तो एकदम से अचानक से नहीं हुआ होगा, इसका भी एक प्रोसीजर होगा। तो इस पूरे ही चैप्टर को यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पूरे ही प्रोसेस को समझने के लिए अगर आप एक बार इस सबक की कहानी को समझ लोगे तो आप एग्ज़ाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल आसानी से लिख पाओगे। तो चैप्टर को करवाने से पहले इस सबक की पूरी कहानी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर समझकर अपने लफ्ज़ों के अंदर लिख सको। तो बच्चों, बात करते हैं सनअतियत के दौर की। तो देखो बच्चों, सनअतियत का दौर यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से पहले जो लोग थे वो छोटे मोटे काम किया करते थे, मजदूरी करते थे और ज़्यादातर काम हाथों से किया करते थे। तो इस प्रोसेस के अंदर किस तरीके से चेंजिंग आई, इस कहानी को समझना ज़रूरी है। तो देखो बच्चों, मशीनें कैसे वजूद में आई, कपड़े और लोहे की सनत यानी कि कपड़े और लोहे की सनत कैसी थी और मज़दूरों की हालत कैसे थी, पहले इस बात को समझेंगे। तो देखो बच्चों, जब सनअतियत का दौर नहीं था तो शहरों के जो ताजिर होते थे वो किसानों को माल तैयार करने के लिए पैसे देते थे, ताकि वे बैनुल अवामी सतह पर यानी कि ताजिर तैयार मालों को बेचकर पैसा कमा सके। याद रखोगे कि जब सनअतियत का दौर नहीं था तो ताजिर क्या किया करते थे कि जो शहर के ताजिर होते थे, मज़दूर होते थे, उनको माल तैयार करने के लिए पैसा देते थे और वो इस माल को इंटरनेशनल लेवल पर बेचकर मुनाफा कमाते थे ताजिर। तो फिर बच्चों, आबादी में जैसे जैसे इजाफा होने लगा तो ज़मीन कम पड़ने लगी, तो किसानों को काम की भी कमी होने लगी, क्योंकि जब ज़मीनें कम पड़ जाएंगी तो किसानों की आमदनी भी कम होगी। तो अब किसानों के लिए काम की तलाश हो गई, काम की तलाश करने लगे किसान। क्या करने लगे कि काम की तलाश में इधर उधर जाने लगे। तो बच्चों, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 में सनतों का दौर शुरू हुआ। याद रखने वाली बात है, याद रखोगे कि 1730 में इंग्लैंड में सनतों का दौर सबसे पहले शुरू हुआ था। ये सनतें पहले तो रफ्तार नहीं पकड़ पाई थी, मगर वक्त के साथ साथ इन्होंने 18वीं सदी के आखिर के अंदर इन उद्योगों ने, इन बिज़नेसों ने, इन फैक्ट्रियों ने, इन मिलों ने रफ्तार पकड़ ली थी। याद रहेगी मेरी बात कि इंग्लैंड में सबसे पहले सनतकारी का दौर शुरू हुआ था, मिलें लगनी शुरू हुई थी। कौन से सन में? 1730 में, यानी कि 18वीं सदी के अंदर। अब मैं सभी बच्चों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। बच्चों याद रखना, अगर बात की जाएगी 18वीं सदी की, तो 18वीं सदी की टाइमिंग कब मानी जाएगी? 1701 से 1800 तक की जो टाइमिंग है, जितने भी सन हैं, ये क्या मानी जाएगी? 18वीं सदी मानी जाएगी। अब अगर कहेंगे कि 19वीं सदी के बारे में बताओ, तो देखो अब बच्चे सोचेंगे कि 1901 जो है वो 19वीं सदी होगा। नहीं बच्चों, 19वीं सदी का मतलब है 1801 से लेकर 1900 तक की जो टाइमिंग है वो 19वीं सदी कहलाएगी। याद रखोगे कि 18वीं सदी कब से कब तक होगी? 1701 से 1800 तक। इसी तरीके से 19वीं सदी कब से कब तक होगी? 1801 से 1900 तक होगी। इस बात को अपने जहन के अंदर बिठा लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि 18वीं सदी 1801 से लेकर 1900 तक होगी, मगर ऐसा नहीं है। हमें इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 18वीं सदी 1701 से 1800 तक होगी। याद रखेंगे इस बात को अच्छे से।
तो हम यहाँ पर कौन सी सदी की बात कर रहे हैं? 17वीं सदी की, यानी कि 1701 से 1800 तक की। तो 1760 में इंग्लैंड को कपास की सनत की, यानी कि कपास के उद्योग की ज़रूरत थी। इंग्लैंड को 25 लाख कपास बरामद करनी थी। बरामद का मतलब क्या होता है? बरामद का मतलब होता है बच्चों आना। तो इंग्लैंड को 25 लाख कपास बरामद करनी थी इस उद्योगों के ज़रिए, सनत के ज़रिए। कौन से सन के अंदर? 1760 के सन में। तो 1787 में इंग्लैंड कपास की मांग 220 लाख पौंड तक पहुंच गई थी। याद रखोगे कि 1787 में इंग्लैंड में कपास की मांग 220 लाख पौंड तक पहुंच गई थी, जिससे सनतकारी में बहुत सारे बदलाव आए थे। याद रखोगे कि कपास की मांग के बढ़ने से 1787 में सनतकारी के दौर के अंदर बहुत सारे बदलाव आए थे। अब कारखानों से मज़दूरों को फ़ायदा हुआ और मशीनों के आने से अब वो बेहतर और ज़्यादा काम करने लगे थे। देखो, अब कारखानों में, यानी कि सनतों में, उद्योगों में मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा था, मगर ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं किया जाता था, क्योंकि मशीनें महंगी होती थी, लोगों का इनके ऊपर यकीन कम होता था। मगर जब कपास का उद्योग आया, सनत आई 1760 के अंदर, तो इसके लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा था कारखानों के अंदर। कारखानों में मज़दूरों के काम करने का क्या फ़ायदा था? यहाँ पर एक ही छत के नीचे बहुत सारे मज़दूर हुआ करते थे। तो जो मालिक होते थे, सुपरवाइज़र होते थे, वो उनकी देखरेख को अपनी आंखों के सामने रखकर काम करवाते थे, जिससे कि जो चीज़ों की क्वालिटी थी वो बेहतर होने लगी थी, एक जगह एक छत के नीचे मज़दूरों के काम करने की वजह से। तो बच्चों, अब इंग्लैंड के अंदर कपास के बाद सूती कपड़ा और इसके बाद लोहा और स्टील की सनत, यानी कि उद्योग में सबसे ज़्यादा चलने वाली सनतें थीं। याद रखोगे कि इंग्लैंड में सूती कपड़ा, लोहा और स्टील की सनतें सबसे ज़्यादा चलने वाली सनतें थीं। 1840 में कपास की सनअत के दौर का पहला कदम था। याद रखोगे, 1840 में जो कपास की सनत थी, सनअत के दौर का, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला कदम था। 1840 में इंग्लैंड में रेलवे का विस्तार होने की वजह से लोहे और स्टील की भी मांग बढ़ गई थी। तो 1873 में इंग्लैंड में लोहे और स्टील की दरामद होने लगी, यानी कि बाहर से लोहा मंगाया जाने लगा, जो कि 7.7 करोड़ थी जिसकी मांग, जो कपास के मुकाबले के अंदर दोगुनी थी। तकनीक ने नई मशीनों ने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। याद रखोगे, तकनीक यानी कि नई मशीनों ने इस टाइम पर रफ्तार नहीं पकड़ी थी, क्योंकि लोगों का यकीन इन मशीनों के ऊपर नहीं था, क्योंकि ये मशीनें ज़्यादा कारगर नहीं थीं और लोग इनका ख़र्चा उठा पाने के लायक भी नहीं थे, क्योंकि इनका रखरखाव बहुत ज़्यादा महंगा होता था। इसके अलावा बच्चों, मशीनों का इस्तेमाल इंग्लैंड के अंदर क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर मज़दूरों की कोई कमी नहीं थी। जो मिल मालिक थे वो कम पैसों के अंदर मज़दूरों से काम करवा लिया करते थे। इसके मुकाबले के अंदर बच्चों मशीनें ज़्यादा महंगी होती थी, इसलिए मिल मालिक मशीनें ना ख़रीद कर लोगों से काम करवा लिया करते थे, क्योंकि यहाँ पर मज़दूर बहुत ज़्यादा थे। मगर इसका उल्टा 19वीं सदी के अंदर अमेरिका के अंदर मज़दूरों की कमी थी और वहाँ पर हर काम मशीनों से करवाया जाता था। अब बच्चों, इस टाइम पर मज़दूरों की ज़िंदगी कैसी थी? तो इन लोगों को जो मज़दूर थे, जो गांव से शहरों की तरफ आ रहे थे काम की तलाश के अंदर, तो इनके लिए काम मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर केवल उन्हीं लोगों को काम दिया जाता था जिन फैक्ट्रियों में उनका कोई जान पहचान का इंसान हो। अगर किसी को नौकरी पानी होगी तो पहले अपने जान पहचान वाले इंसान को फैक्ट्री के अंदर ढूंढना होगा, तभी नौकरी मिलती थी लोगों को। तो नौकरी की इंतज़ार के अंदर लोग पुलों के नीचे बैठ कर, सड़कों पे बैठ कर रातें गुजारते थे। जिन लोगों की जान पहचान होती थी उनको नौकरी मिल जाती थी, जिनकी जान पहचान नहीं होती थी फैक्ट्रियों के अंदर, उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। तो बच्चों, फिर जो 19वीं सदी है, 19वीं सदी के अंदर मज़दूरों की ज़िंदगी के अंदर सुधार आना शुरू हो गया, उनकी कमाई भी बढ़ गई। मगर इस सुधार का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस टाइम पर नेपोलियन की जंग चल रही थी 19वीं सदी के अंदर, जिसकी वजह से हर चीज़ की कीमत दोगुनी हो गई थी। तो जो मज़दूरों की मज़दूरी के अंदर
जो मज़दूरों की मज़दूरी के अंदर बढ़ोतरी हुई थी तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, तो बात वहीं पर आकर ठिक गई थी, यानी कि उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई ज़्यादा ख़ास सुधार नहीं हुआ था। तो बच्चों, अब जो मज़दूर थे ना, वो मशीनों के आने से नाराज़ होने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि अगर मशीनें 19वीं सदी की बात हो रही है कि मशीनें आएंगी तो हमारी जो आमदनी है वो कम हो जाएगी, लोगों को मशीनों की वजह से नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। इसलिए लोग अब मशीनों की मुखालफत करने लगे थे। तो इस टाइम के ऊपर बच्चों स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन आई थी जो कि कपड़ों की बुनाई वगैरह का कुछ काम करती थी। तो इसकी मुखालफत औरतों ने बहुत ज़्यादा की थी, क्योंकि वो डर गई थी कि कहीं उनकी नौकरियां ना चली जाएं। अब है हिंदुस्तानी कपड़े का दौर। तो बच्चों, हिंदुस्तानी कपड़े का दौर आया। इसके बाद अब हम अपने हिंदुस्तान के बिज़नेस से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। तो देखो, अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी में तिजारत की गर्ज से आए थे। तो 16वीं सदी में आए थे। 16वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर हिंदुस्तान में जमा लिए थे। इस वक्त तिजारत के पुराने मरकज़ यानी सूरत बंदरगाह का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था और उसकी जगह एक तिजारत का नया मरकज़ खोजा गया था, जैसे कि कोलकाता और मुंबई। याद रखोगे कि 16वीं सदी में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए हिंदुस्तान पर अपने पंजे गड़ा लिए थे। इस वक्त बच्चों, तिजारत का जो पुराना मरकज़ था यानी कि सूरत बंदरगाह, जिससे सारी तिजारत होती थी पानी के जहाज़ों के ज़रिए, इस मरकज़ को बंद करके एक नया मरकज़ खोला गया था जो कि कलकत्ता और मुंबई के अंदर था। तो मशीनों के आने से पहले बैनुल अवामी सतह पर हिंदुस्तानी रेशमी और सूती कपड़ों की बहुत मांग हुआ करती थी। याद रखोगे कि मशीनों के आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर जो हिंदुस्तान के रेशमी और सूती कपड़े होते थे उनकी बहुत मांग होती थी। तो इंग्लैंड के ताजिर हिंदुस्तानी बुनकरों को पैसा एडवांस देते थे और माल तैयार करने के लिए कहते थे, मगर उनकी बुनकरों से क्या शर्त होती थी कि वो पैसा उन्हें जो एडवांस दे रहे हैं वो मतलब उधार दे रहे हैं काम करने के लिए, तो वो बुनकर जो सामान होगा तैयार वो केवल उन्हीं को भेजेंगे। तो इससे बच्चों बुनकरों को नुकसान होने लगा, तो बुनकरों ने पैसा एडवांस लेना बंद कर दिया। तो बच्चों, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत बड़ा सदर था जिसका नाम हेनरी पतुलू था। तो उसने कहा था कि हिंदुस्तान का जो कपड़ा है उसका दुनिया में कोई और मुकाबला नहीं कर सकता, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मगर बच्चों, 19वीं सदी के अंदर मैनचेस्टर मशीन के आने से हिंदुस्तानी कपड़े की मांग घट गई थी, क्योंकि मैनचेस्टर मशीन के ज़रिए बना हुआ कपड़ा सस्ता होता था और हिंदुस्तानी कपड़ा महंगा होता था। कपड़ा महंगा होने की वजह क्या थी हिंदुस्तान के? क्योंकि इंग्लैंड की हुकूमत ने चालाकी से हिंदुस्तानी कपड़े की जो दरामद थी, यानी कि दरामद का मतलब होता है जाना, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से बैनुल अवामी सतह पर हिंदुस्तान के कपड़े की कीमत बढ़ गई थी। तो कोई भी हिंदुस्तानी कपड़ा ना ख़रीद कर मैनचेस्टर मशीन के ज़रिए बनी हुई मशीनों से जो कपड़ा होता था उसे ख़रीदा करते थे। फिर बच्चों, 1811 से 12 के दौरान सूती कपड़े की जो दरामद थी वो 33% हुआ करती थी, यानी कि बाहर के मुल्कों में भेजा जाता था, बिज़नेस किया जाता था सूती कपड़े का हिंदुस्तान में। लेकिन 1850 के अंदर ये केवल 30% रह गई थी। क्यों रह गई थी? क्योंकि मैनचेस्टर मशीन के ज़रिए दूसरे मुल्कों के अंदर कपड़ा भेजा जाने लगा था जिसकी कीमत सस्ती होती थी। तो इंग्लैंड के ताजिरों ने मैनचेस्टर से बने हुए कपड़ों को अब हिंदुस्तान के अंदर भी बेचना शुरू कर दिया था। तो 1850 तक हिंदुस्तान के अंदर सूती कपड़े की सनत के अंदर बहुत बड़ी कमी आ गई थी। अब बच्चों, सनतों का आना यानी कि हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ? तो याद रखोगे कि मुंबई में कपड़ा मिल पहली बार 1854 में लगी और 2 साल बाद इसके अंदर माल की पैदावार होने लगी, यानी कि माल बनाया जाने लगा। याद रखोगे कि हिंदुस्तान के अंदर पहली मिल कब लगी थी? कपड़ा मिल लगी थी 1854 के अंदर, और 2 साल बाद इसके अंदर काम भी शुरू हो गया था, प्रोडक्शन शुरू हो गया था। फिर 1862 तक मुंबई में एसी और 4 सनतें लग गई थी और बंगाल के अंदर जूट की सनतें लगने लगी थी। पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी जूट मिल 1862 में खुली थी हिंदुस्तान के अंदर। 1874 में मद्रास में पहली कताई और
बुनाई की मिल खोली गई थी, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर भी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट कर दिया गया था। पहले हम बैनुल अवामी तौर पर बात कर रहे थे, अब हम अपने देश की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त मुल्क में अलग अलग सनतें खुल रही थी। 18वीं सदी में अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चीन के लिए अफ़ीम दरामद करते थे, यानी कि हिंदुस्तान से चीन लेते थे, हिंदुस्तान से अफ़ीम लेते थे। दरामद का मतलब क्या होता है? चीन के लिए हिंदुस्तान से अफ़ीम लेते थे, यानी कि चीन के अंदर अफ़ीम को भेजते थे, दरामद करते थे। और बदले में क्या चीज़ बरामद करते थे, क्या लेते थे? बरामद का मतलब होता है लेना और दरामद का मतलब होता है बच्चों देना। याद रखोगे, दरामद का मतलब दाल से देना और बरामद का मतलब क्या होगा? आना। तो 18वीं सदी में अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चीन के लिए अफ़ीम दरामद करते थे और बदले में उनसे चाय लेते थे और हिंदुस्तान के अंदर रहकर इंग्लैंड के जो ताजिर हुआ करते थे इस चाय को इंग्लैंड भेजते थे। बंगाल के अंदर द्वारकानाथ टैगोर ने इस वक्त चीन के साथ तिजारत करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था। 1830 और 1840 के दौर में उन्होंने 6 नई सनतें लगाई थी, 6 नए उद्योग खोले थे। तो बच्चों, इन उद्योगों के लिए मज़दूर कहाँ से आते थे? पहले तो लोकल एरिया से, यानी कि आसपास के ज़िलों से आते थे, मगर जैसे जैसे इन सनतों के अंदर काम बढ़ने लगा, लोगों को पैसा दिखने लगा, तो दूर दराज के लोग भी इन सनतों के अंदर, इन उद्योगों के अंदर काम करने के लिए आने लगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया अभी, फैक्ट्रियों के बढ़ने से मज़दूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में हिंदुस्तानी सनतों में जो मज़दूरों की तादाद थी 5,84,000 थी और फिर 1947 तक ये जो मज़दूरों की तादाद थी बढ़कर 24,36,000 हो गई थी। 1911 में बम्बई में सूती कपड़े की मिलों में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मज़दूर रत्नागिरी ज़िले से आए हुए थे। कानपुर में भी काम करने वाले जो मज़दूर थे वो कानपुर के हुआ करते थे। बड़े सनतकारों ने इन मज़दूरों की देखरेख के लिए एक जाबर नाम के इंसान को रखा था। जो फैक्ट्रियों में मज़दूर काम करते थे उनकी देखरेख के लिए, तो जो जाबर था एक तरीके से सुपरवाइज़र था। ये इनके रहने सहने का इंतज़ाम करता था, खाने पीने के मज़दूरों का इंतज़ाम करता था और मुसीबत आने पर इन्हें पैसे वगैरह से भी मदद करता था। मगर आगे चलकर इन जाबरों ने मज़दूरों से रिश्वत लेनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मज़दूरों की जो हालत थी ख़राब होनी शुरू हो गई थी। अब बच्चों, जो छोटी छोटी सनतें थीं, देखो पहले जो बड़ी बड़ी सनतें हुआ करती थी वो सनतें हमारी मईशत के अंदर बहुत कम भूमिका निभाती थी। याद रखोगे कि छोटी छोटी सनतों की तादाद में इजाफा होने लगा था, तो हिंदुस्तान में छोटी सनतों का दबदबा ज़्यादा हो गया था। याद रखोगे कि क्यों छोटी सनतों का दबदबा ज़्यादा था? क्योंकि जो बड़ी सनतें थीं वो उनका मईशत के अंदर, यानी कि इकोनॉमी में, देश की कमाई में छोटा पार्ट था और छोटी छोटी सनतों के ज़रिए ज़्यादा कमाई होती थी। तो इसी वजह से छोटी छोटी सनतों यानी कि उद्योगों का दबदबा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इनसे ज़्यादा कमाई होती थी। अब बच्चों, पहले के ज़माने में एडवर्टिज़मेंट के सहारे भी अपनी चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जाता था। तो कदीम ज़माने के अंदर इसके लिए लेबल लगाया जाता था कपड़ों के ऊपर, जैसे कि मैनचेस्टर का लेबल देखकर लोग उस चीज़ को आसानी से ख़रीद लेते थे नाम से। और इसके अलावा लेबलों के ऊपर देवी देवताओं की फ़ोटो होती थी या उस टाइम के राजा महाराजा की फ़ोटो हुआ करती थी। जैसे कि अभी के टाइम पर हीरो हीरोइनों की होती है, उस टाइम पर देवी देवताओं वगैरह की फ़ोटो होती थी। तो इस तरीके से ये लोग एडवर्टीज़मेंट करके अपने उद्योग को, अपनी सनतों को फ़रोग़ देते थे। तो बच्चों, मैंने पूरा ही चैप्टर समझा दिया है। अब टेक्स्ट वाइज जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो समझा देती हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे लिखने हैं। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है, बरतानिया यानी कि इंग्लैंड में स्पैनिंग जीनी नाम की मशीनों पर मज़दूर औरतों ने क्यों हमला किया था? क्योंकि उन औरतों को अपना काम छीनने की चिंता हो गई थी। उनका मानना था कि अगर ये काम मशीनों के ज़रिए किया जाएगा तो हमारी नौकरी का क्या होगा। इसी वजह से औरतों ने स्पैनिंग जेनी नाम की मशीन की मुखालफत की थी। तो क्या लिखोगे? क्योंकि ये ख़वातीन स्पैनिंग इंजन में अपनी मुलाज़मतें गंवा चुकी थी।
याद रखोगे कि क्योंकि स्पैनिंग जेनी मशीन की वजह से, इंजन की वजह से इन औरतों ने अपनी मुलाजमतें गंवा दी थी। स्पैनिंग जेनी मशीन के आते ही ख्वातीन को रास्ते से हटा दिया गया था। कई मकामात पर मज़दूरों को भी मज़दूरी मिलने के अंदर बहुत दुश्वारी आने लगी थी, क्योंकि सभी मज़दूरों का काम जो कि कताई बुताई का कुछ होता था तो इस मशीन के ज़रिए किया जाने लगा था, इसलिए इन्हें अपने अपने गांव में वापस जाना पड़ रहा था। इसी वजह से स्पैनिंग जेनी पर हमले किए गए थे मशीनों पर और इसकी मुखालफत की गई थी। अगला है 17वीं सदी में यूरोप के शहरों के ताजिरों ने गांव से ही किसानों और दस्तकारों को भर्ती करना क्यों शुरू किया था। याद रखोगे कि 17वीं सदी में यूरोप के शहर के जो ताजिर थे उन लोगों ने गांव के किसानों को और दस्तकारों को भर्ती करना क्यों शुरू कर दिया था। तो बच्चों इसके पीछे क्या वजह थी कि देखो, उस टाइम के ऊपर जो 9 आबादियाँ थीं, जो देश ग़ुलाम थे, उनके अंदर जो चीज़ें उन देशों में जो चीज़ें बनती थी उनकी मांग बैनुल कवामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा थी। तो जो शहरी ताजिर होते थे वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और वहाँ पर जो मज़दूरी थी वो भी उनको ज़्यादा देनी पड़ती थी। तो ये ताजिर क्या करते थे कि गाँव से किसानों और मज़दूरों को बुलाकर कम कीमत पर सामान तैयार करते थे और उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फ़रोख्त किया करते थे और ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। तो क्या लिखोगे कि शहरी ताजिरों ने दही मज़दूरों को, यानी कि गांव में रहने वाले मज़दूरों को बैनुल कवामी यानी कि इंटरनेशनल बाज़ार के लिए सामान तैयार करने के लिए राज़ी कर लिया था। दुनिया के मुख्तलिफ़ शोबों में तिजारत में इजाफ़ा और 9 आबादियों में कब्ज़े कायम होने से बाज़ारों के अंदर जो चीज़ों की मांग थी वो बढ़ने लगी थी, लेकिन ताजिर शहरों में अपनी पैदावार में इजाफ़ा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर शहरी दस्तकारी और चीज़ों की ज़्यादा मांग थी, कंपटीशन ज़्यादा था। तो चीज़ों की कीमतों में मुकाबला आराई पर कंट्रोल और नए ताजिरों को रोकने के लिए जो शहरी ताजिर होते थे वो दही इलाकों से मज़दूरों को रोज़गार देने का फ़ैसला किया था, ताकि जो शहर के ताजिर हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुफाद हासिल कर सकें। समझ में आ गया कि जो शहर के बिजनेसमैन थे वो गांव से मज़दूरों को क्यों बुलाते थे, क्योंकि उस टाइम पर 9 आबादियों के अंदर के जो बनी हुई चीज़ों की मांग थी वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा थी और शहरों के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अगला सवाल है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के आखिर में इन्हितात का शिकार क्यों हो गई थी। यानी कि सूरत बंदरगाह पहले बिज़नेस का, तिजारत का मेन मरकज़ होती थी, मगर 18वीं सदी के अंदर इसे मेन मरकज़ यानी कि इन्हितात का शिकार क्यों होना पड़ा, यानी कि इसको मेन मरकज़ की जगह किसी और जगह को दूसरा बिज़नेस का, तिजारत का मेन मरकज़ क्यों बनाया गया था। तो देखो बच्चों, यूरोपियन कंपनियां अपनी ताकत में सिलसिलेवार इजाफ़ा कर रही थी। याद रखोगे, जो यूरोप की कंपनियां थीं वो अपनी ताकत में लगातार इजाफ़े कर रही थीं। मकामी अदालतों से तिजारत में मुख्तलिफ़ किस्म की रियायतें हासिल करके ये कंपनियां तिजारत पर अपने वहदियानी हकूक़ हासिल कर चुकी थीं। यही वजह थी कि सूरत और हगली की बंदरगाह, जहाँ से मकामी ताजिर यानी कि लोकल ताजिर अपना सामान लाते थे, तकरीबन हाशिए पर पहुँच गई थी, क्योंकि इन्होंने यूरोप के लोगों ने अलग अलग तरीके के कानून वगैरह लागू कर दिए थे, जिस वजह से सूरज बंदरगाह जो थी वो हाशिए पर पहुंच गई थी, साइड में हो गई थी। यहाँ से व्यापार ना के बराबर होने लगा था तिजारत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में बुनकरों पर नज़र रखने के लिए गुमाश्ते मुकर्रर किए थे। याद रखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर नज़र रखने के लिए कि वे अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए कुछ लोगों को तैनात किया था, जिनको गुमाश्ते कहा जाता था। तो पहले गुमाश्ते और गुमाश्तों और मज़दूरों के दरमियान बच्चों ताल्लुकात अच्छे नहीं हो रहे थे। क्योंकि ये गुमाश्ते हमेशा बिजनेसमैनों की साइड लिया करते थे, क्योंकि ये मज़दूरों को नहीं जानते थे और ये मज़दूरों को परेशान भी करते थे। तो किस तरीके से लिखोगे कि पहले ताजिरों और बुनकरों के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ होता था। ताजिर बुनकरों की ज़रूरतों को जानते थे और इनकी मदद भी करते थे।
मगर जब गुमाश्ते आ गए तो इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए। लेकिन अब कंपनी ने बुनकरों पर नज़र रखने के लिए गुमाश्तों का तकर्रुर कर दिया था। ये लोग मज़दूरों से जुड़े नहीं होते थे, इसलिए इन मज़दूरों के मुफाद की बजाय ये कंपनी के मुफाद की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। मज़दूरों पर नज़र रखने वाले ये लोग मकामी सिपाहियों के साथ मिलकर बुनकरों को देरी से पैदावार करने के लिए, यानी कि देरी से प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए सजाएं देते थे मकामी सिपाहियों के साथ मिलकर। इसलिए अब मज़दूरों और उनके दरमियान झगड़े होने लगे थे। क़ब्लो अज़ वक्त सनदकारी का मतलब समझाइए, यानी कि वक्त से पहले सनदकारी का क्या मतलब है। क़ब्लो अज़ वक्त का मतलब वक्त से पहले। तो हम सनदकारी को फैक्ट्रियों के इजाफे के साथ जोड़कर देखते हैं। याद रखोगे कि सनदकारी यानी कि औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम किससे देखते हैं, फैक्ट्रियों के साथ जोड़कर, मिलों के साथ जोड़कर देखते हैं। तो क्या लिखोगे, हम सनदकारी को फैक्ट्रियों के इजाफे के साथ जोड़कर देखते हैं। लेकिन इंग्लैंड और यूरोप में पहली फैक्ट्री के क़याम से पहले ही बैनुल कवामी बाज़ार के लिए कई चीज़ों की पैदावार होती थी। तारीख़दानों ने इसको सनदकारी का क़ब्लो अज़ वक्त दौर कहा है। याद रखोगे कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि बैनुल कवामी बाज़ार के अंदर सनअतियत का दौर आने से पहले पैदावार के लिए बहुत सारी चीज़ों की फैक्ट्रियाँ थीं। तो तारीख़दानों ने इस दौर को सनदकारी का क़ब्ल अज़ वक्त कहा है। अगला सवाल है, 19वीं सदी के यूरोप में बाज़ सनअतकारों ने मशीनों के मुकाबले में हाथ से काम करने वाले मज़दूरों को ज़्यादा क्यों तरजीह दी थी। क्योंकि देखो बच्चों, मज़दूरी सस्ती होती थी, मशीनें महंगी होती थी, इनका रख रखाव भी ज़्यादा महंगा होता था। इसलिए 19वीं सदी में यूरोप के कुछ सनअतकारों ने कारखानों में मशीनों के मुकाबले में मज़दूरों को ज़्यादा तरजीह दी थी, प्रायोरिटी दी थी। आंसर में क्या लिखोगे कि 19वीं सदी में भी सनअतकार मशीनों की बजाय मज़दूरों से काम लेना पसंद करते थे, क्योंकि ये मज़दूर आसानी से इनको मिल जाते थे और इन्हें महंगी मशीनों पर ज़्यादा सरमाया यानी कि पूंजी या रुपया पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। लोग चाहते भी नहीं थे कि वे मशीनों पर ज़्यादा पैसे खर्च करें, क्योंकि सभी अपने पैसे की बचत चाहते थे। तो इसी वजह से यूरोप के कुछ सनअतकारों ने मशीनों की बजाय मज़दूरों से काम करवाना ज़्यादा सही समझा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तानी बुनकरों से, अगला सवाल है ध्यान से सुनेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तानी बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की बाकायदे सप्लाई किस तरीके से हासिल की थी। सवाल का मतलब समझ में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की सप्लाई किस तरह हासिल की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताजिरों के ज़रिए बुनकरों तक रकम पहुँचाने का इंतज़ाम किया था। जो मज़दूरों और बुनकरों को एक मरतबा पेश की रकम ले लेता था, उसे वक्त पर सामान की मांग को पूरा करना पड़ता था, भले ही उसे काम के लिए अपने पूरे ख़ानदान की मदद ही क्यों ना लेनी पड़े। याद रखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ताजिर थे वो बुनकरों को पैसे एडवांस दे दिया करते थे और उनसे ये शर्त रखते थे कि उन्हें टाइम के ऊपर अपना प्रोडक्शन चाहिए, अपनी चीज़ें चाहिए, चाहे इसके लिए बुनकरों को अपने पूरे ही ख़ानदान को काम पर लगाना पड़े, चाहे उनको घाटा हो जाए, मगर एक बार पैसा एडवांस लेने के बाद उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को माल तैयार करके देना पड़ता था। अगला सवाल है, पहली आलमी जंग के दौरान हिंदुस्तान की सनअती पैदावार में क्यों इजाफ़ा हुआ था, यानी कि हिंदुस्तानी उद्योगों की पैदावार में किस तरीके से पहली आलमी जंग के दौरान इजाफ़ा हुआ था। तो बच्चों, पहली आलमी जंग के दौरान चीज़ों की जो मांग थी वो बढ़ गई थी। जो हिंदुस्तान के मज़दूर थे वो किस किस चीज़ों को बनाने लगे थे, जैसे कि फ़ौजियों के लिए कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते वगैरह बनाने लगे थे। तो इस वजह से जो पहली आलमी जंग के दौरान हिंदुस्तान के अंदर रोज़गार के मौके बढ़ गए थे। तो क्या लिखोगे, हालांकि पहली आलमी जंग तक हिंदुस्तान की सनअती सलाहियत बहुत कम हुआ करती थी। याद रखोगे कि पहली आलमी जंग तक, मगर पहली आलमी जंग के बाद यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा था। तो पहली आलमी जंग तक हिंदुस्तान की सनअती सलाहियत बहुत कम थी, लेकिन जंग ने इसे जादुई निज़ाम दे दिया था। कैसे? बरतानवी कारखाने इस वक्त
फ़ौज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैदावार कर रहे थे। इसलिए हिंदुस्तान में मैनचेस्टर से आने वाले सामान में मुसलसल कमी आने लगी थी। पहले जो सामान मैनचेस्टर से सस्ती कीमतों पे आता था वो अब नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से हिंदुस्तान का सामान बिकने लगा था, क्योंकि बरतानवी फैक्ट्रियाँ जो थी वो फ़ौज के लिए अपनी फैक्ट्रियों में सामान तैयार करने लगी थी। इसके अलावा हिंदुस्तानी कारखानों के लिए अचानक ही बाज़ार में सामान को पूरा करना नामुमकिन सा हो गया। जैसे जैसे जंग लंबी चलती गई, वैसे वैसे हिंदुस्तानी कारखानों से फ़ौज की ज़रूरत का सामान पैदा करने की मांग भी बढ़ने लगी। जो हिंदुस्तान के कारीगर थे वो जूट के बैग, फ़ौजी कपड़ा, टेंट और चमड़े के जूते वगैरह बनाते थे। कई चीज़ों की पैदावार बढ़ने लगी थी और नए कारखाने लगाए जाने लगे थे, और पुराने कारखानों की शिफ्ट में काम करने के घंटे और ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, जिससे मज़दूरों की मज़दूरी में भी इजाफा हुआ था। लोगों को रोज़गार मिलने लगा था और उनके काम के लिए घंटे भी बढ़ा दिए गए थे। यही वजह थी कि जंग के दौरान सनती पैदावार हिंदुस्तान के अंदर अपने उरूज पर थी। समझ में आ गया, क्योंकि जंग की टाइमिंग पर जो बरतानिया की फैक्ट्रियाँ थी वो उन फैक्ट्रियों में जंग के लिए माल तैयार हो रहा था। अब ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से ख़रीदी जा रही थी? हिंदुस्तान से ख़रीदी जा रही थी। हिंदुस्तान के अंदर से इस मांग को पूरा किया जा रहा था, तो जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर रोज़गार भी बढ़ गया था, लोगों की आमदनी बढ़ गई थी। ये लोग क्या क्या चीज़ें तैयार करने लगे थे? बैग, फ़ौजी कपड़ा, टेंट और चमड़े के जूते वगैरह बनाने लगे थे। अब बच्चों एडिशनल क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हिंदुस्तान में पहला सूती कपड़े का कारखाना कब लगाया गया था? तो 1954 में हिंदुस्तान में पहला सूती कपड़े का कारखाना लगाया गया था। बंगाल में जूट के कारखानों का क़याम कब अमल में आया था? तो 1855 में आया था। पहले हिंदुस्तानी सनअतकार कौन थे जिन्होंने चीन से तिजारती ताल्लुकात कायम किए थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। चीन और इंग्लैंड के दरमियान किन चीज़ों की तिजारत होती थी? तो इंग्लैंड हिंदुस्तान की अफ़ीम चीन में भेजा करता था और वहाँ से चाय मंगाया करता था। पहला जूट का कारखाना किसने कायम किया था? तो सेठ हुकमचंद ने, जो एक मारवाड़ी ताजिर था। इन्होंने पहला जूट का कारखाना तैयार किया था। हिंदुस्तान के कुछ सनअतकारों के नाम बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बिरला, टाटा और अंबानी वगैरह आप जानते हैं। 1901 में हिंदुस्तान के कारखानों में कितने मज़दूर काम करते थे? तो 5,84,000। 1946 में मज़दूरों की तादाद कितनी थी? तो 24,36,000 थी। 19वीं सदी में हिंदुस्तान में कितने मज़दूर तकनीकी काम में लगे हुए थे? तो कुल मज़दूरों का 20% 19वीं सदी में हिंदुस्तान का तकनीकी काम में लगे हुए थे। 18वीं सदी में समाज की तरक्की की क्या खसूसियात थी? तो रेलवे की तरक्की, कारखानों की तादाद में इजाफा, ट्रांसपोर्ट और सड़कों और पुलों की तामीर वगैरह की जा रही थी 18वीं सदी के अंदर। इस वजह से तरक्की हो रही थी। कैसे? रेलवे की तरक्की, कारखानों की तादाद में इजाफा, ट्रांसपोर्ट, सड़कों और पुलों की तामीर। मैनचेस्टर के कपड़ों पर लेबल की क्या अहमियत थी? तो मैनचेस्टर के मुख्तलिफ लेबल लगे होने से इनकी फ़रोख्त ज़्यादा होती थी, क्योंकि मैनचेस्टर की क्वालिटी कपड़ों की बहुत अच्छी होती थी। सही गलत है? 19वीं सदी के आखिर में यूरोप में मज़दूरों की मजमूई तादाद का 80% सनती शोबा मुलाजिम था, जो टेक्नोलॉजी की एतबार से तरक्की याफ्ता था। तो गलत है। नफीस कपड़ों की बैनुल-अक़वामी मार्केट में 18वीं सदी में बहुत ज़्यादा मांग थी, यानी कि महीन कपड़े की। तो बिल्कुल सही है। अमेरिकन सिविल सर्विस का नतीजा हिंदुस्तान से कपास की बरामद में कमी की सूरत में निकला। तो बिल्कुल गलत है। फ्लाई शटल के आ जाने से करघों पर काम करने वाले अपनी पैदावार को बेहतर करने के लायक हो गए थे। बिल्कुल सही बात है कि अब चरखों वगैरह पर काम करने की जगह फ्लाई शटल से और अच्छे तरीके से काम किया जाने लगा था। पहले के मुकाबले लोगों की आमदनी बढ़ गई थी। पहले ये काम हाथों से होता था। 1980 में बुनकरों के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? तो 1980 में बुनकरों को अच्छी किस्म की जो कपास थी वो मिलनी बंद हो गई थी। जब अमेरिका में जंग शुरू हुई तो अमेरिका के ज़रिए इंग्लैंड को कच्चे सूत की फराहमी बंद कर दी गई थी। याद रखोगे कि जब अमेरिका में जब जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने इंग्लैंड को कच्चा सूत देना बंद कर दिया था। तो इस वक्त इंग्लैंड सूत की जो
खपत थी वो हिंदुस्तान से पूरा कर रहा था। तो इसी वजह से यहाँ के बुनकरों को अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि सारी की सारी कपास देश से बाहर लेकर जा रहा था इंग्लैंड, क्योंकि उसको अमेरिका से मिलनी बंद हो गई थी। बच्चों, मौसम के मुताबिक काम करने का मतलब क्या है? ऐसा काम जो कि सीज़न के मुताबिक मज़दूरों को मिलता था। तो ये काम बच्चों, जैसे कि गर्मियों में एसी, कूलर, पंखे का काम होता है, तो मज़दूरों को सीज़न में तो काम मिल जाता था, मगर सर्दियों में इनको काम नहीं मिलता था। तो ये सर्दियों में अपने घर वापस लौट जाते थे या कुछ वहीं पर रहकर अपना गुजारा किसी न किसी तरीके से कर लिया करते थे। अगला सवाल है, नए दौर की पहली खासियत सूते कपड़े की तरक्की थी, वाज़ेह कीजिए। नए दौर की शुरुआत की पहली खासियत थी कि सूते कपड़े की तरक्की। याद रखोगे, नए दौर की शुरुआत की पहली खासियत थी सूती कपड़े की तरक्की। 19वीं सदी के अब आखिर तक इसकी पैदावार उरूज पर पहुंच गई थी। 1760 में बरतानिया 2.5 लाख पाउंड कच्चा सूत खरीदता था, जबकि 1787 में इसकी मांग बढ़कर 22 लाख पाउंड तक पहुंच गई थी। इस इजाफे के पीछे बहुत सारी वजूहात थी। याद रखोगे कि नए दौर की पहली खासियत सूती कपड़े की तरक्की थी। तो बच्चों, हिंदुस्तान के सूती कपड़े की मांग मैनचेस्टर मशीन के आने से पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो क्या लिखोगे कि नई दौर की शुरुआत की पहली खासियत थी सूती कपड़े की तरक्की। 19वीं सदी के अब आखिर तक इसकी पैदावार उरूज पे पहुंच गई थी। 1960 में बरतानिया 2.5 लाख पाउंड कच्चा सूत खरीदता था, जबकि 1787 में इसकी जो तादाद थी बढ़कर 22 लाख पाउंड पर पहुंच गई थी। 1846 के बाद किसामन ने रोज़गार के मौके खोल दिए थे। तो देखो, 1840 के बाद शहरों में इमारतें बनने के काम शुरू होने लगे थे, जिसने रोज़गार के मौक़ों को खोल दिया था। याद रखोगे कि 1840 के बाद किसामन ने रोज़गार के लिए मौके खोल दिए थे। तो 1840 के बाद शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी थीं, जिससे मज़दूरों को काम मिलने लगा था। सड़कें की चौड़ी की जाने लगी थी। रेलवे नेटवर्क में इजाफा किया गया था और रेलवे लाइनों को भी चौड़ा किया गया था। सुरंगों की तामीर की जा रही थी, सीवर लाइन का निज़ाम बनाया जा रहा था, बांध बनाए जा रहे थे। तो इन सब कामों के लिए रोज़गार में इजाफा हो रहा था और लोगों को काम मिल रहा था। किस तरह हिंदुस्तानी ताजिरों ने कच्चा माल फराहम करने वालों और दही दस्तकारों की मदद की थी? तो हिंदुस्तान से बाहर आने वाले सामान के लिए बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी ताजिर और बुनकर्स लगे हुए थे। याद रखोगे कि हिंदुस्तान में बाहर आने वाले सामान के लिए बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी ताजिर और बुनकर लगे हुए थे। मालियाती इदारों का इंतज़ाम करना, सामान ले जाना वगैरह इनका काम था। ये लोग कारीगरों को पेशगी रकम देकर काम करवाते थे और बुने हुए कपड़ों को बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बिहार पर बड़े ताजिर और उनके बुनकर होते थे, जो कीमत को तय करते थे और सामान ले जाते थे। इस तरह ताजिरों और दही मजदूरों दोनों की ही मदद हो जाती थी। देखो बच्चों, सवाल का मतलब समझ में आया कि किस तरीके से ताजिरों ने जो कच्चा माल उनको फराहम करते थे, उन दस्तकारों की मदद की थी। तो देखो, जो कंपनियां होती थी वो क्या करती थी, मज़दूरों को पैसे एडवांस देती थी। तो यहाँ से ये माल तैयार कर लेते थे। तो वो माल कुछ लोग ख़रीद कर बंदरगाहों पर ले जाते थे और उनसे वो पैसा कमाते थे, फ़ायदा हासिल करते थे। इससे कच्चा माल यानी कि दही दस्तकारों की भी मदद होती थी और ताजिर भी मुनाफा कमा लेते थे। अगला सवाल है, 20वीं सदी में बुनकर और दस्तकारों की क्या हालत थी? तो 20वीं सदी में बुनकर और दस्तकारों की हालत अच्छी नहीं थी। ये लोग मसाइल से घिरी हुई ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनके काम के घंटे भी बहुत ज़्यादा थे और घर के हर फर्द को, जिसमें बच्चे औरतें भी शामिल थे, पैदावार की मुख्तलिफ सतहों पर काम करना पड़ रहा था। यानी कि इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उस दौर के कामगारों की हालत बहुत ख़राब क्यों थी? देखो बच्चों, ज़्यादातर मज़दूरों की ज़रूरत ने मज़दूरों की हालत पर असर डाला था। ज़िले के आसपास रोज़गार के मौक़ों में इजाफा हुआ, सैकड़ों लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन दर हकीकत ये रोज़गार अपने ज़ाती ताल्लुकात और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लोगों को नौकरियाँ फैक्ट्रियों में तब दी जाती थी जब उनके ताल्लुकात फैक्ट्री के किसी इंसान से हो, कोई ज़ाती ताल्लुकात हो। तो बच्चों,
लोगों को नौकरियां तो मिल रही थी मगर सभी को नहीं मिल रही थी, क्योंकि सभी के ज़ाती ताल्लुकात फैक्ट्रियों में नहीं थे, सभी के समाजी ताल्लुक इतने बेहतर नहीं थे। इसलिए कई लोगों को पुलों के नीचे सड़क पर रातें गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि ये लोग नौकरी की तलाशों के अंदर शहरों के अंदर आए थे। मज़दूर कहाँ से आते थे? तो ज़्यादातर मज़दूर शहरों के आसपास गाँव से आते थे। यूरोपियन एजेंसीज ने किन चीज़ों के लिए सरमायाकारी की थी? तो कानकनी, कपास और जूट के लिए की थी। अगला सवाल है, फ्लाई शटल के आ जाने से कारीगर अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने में किस तरह कामयाब हो गए थे? फ्लाई शटल का मतलब है मशीनी करघा। पहले कारीगर जो काम हाथ से कम किया करते थे, फ्लाई शटल आ जाने से वो काम बहुत ज़्यादा उनका बढ़ गया था, आसानियत हो गई थी उसके अंदर। तो तकनीकी तब्दीलियों की वजह से ऐसा मुमकिन हो पाया। बुनकरों ने फ्लाई शटल का इस्तेमाल शुरू किया क्योंकि अब और मजदूरी की मांग कम हो गई थी। 1941 तक हिंदुस्तान के 35% हैंडलूम कारखानों में फ्लाई शटल का इस्तेमाल किया जाने लगा था, जिससे बुनकरों को बहुत फ़ायदा हो रहा था। मौसीकी की किताब पर छपी हुई तस्वीर पर किस बात की अलामत है? तो एटी पाल के ज़रिए लिखी यानी कि तसनीफ़ की गई किताब सदी की शुरुआत, किताब का नाम था सदी की शुरुआत। इसके ऊपर छपी हुई तस्वीर को तरक्की की एक देवी की शक्ल के अंदर दिखाया गया है, जिसमें नई सदी का वो देवी झंडा पकड़े हुए है और उसे एक पैसे पर पंख फैलाकर खड़ी है, जिसका मतलब होता है रफ्तार, यानी कि उसकी उड़ान से उसे मुस्तकबिल की तरफ ले जा रही है। अगला सवाल है, किस तरह कस्बों और गांवों में एक गहरा ताल्लुक पैदा हुआ? तो ताजिर ज़्यादा शहरों और कस्बों में बसे थे, लेकिन बुनकरों और कामगारों के आसपास दही इलाकों में रहते थे। याद रखोगे, ताजिर शहरों और कस्बों में रहते थे, लेकिन बुनकर और मजदूर दही इलाकों में रहते थे। तो ज़्यादातर काम आसपास के इलाकों में ही होता था। एक कपड़ा ताजिर गडरियों से ऊन खरीदता था और उसे बुनकर तक पहुंचाता था, फिर रंगरेज उस पर रंग करता था और इन कपड़ों का आखिरी शक्ल इंग्लैंड में दी जाती थी। इसलिए लंदन को फैशनिंग मरकज़ के नाम से जाना जाता था। किस तरह हिंदुस्तान में कपड़े की सनत ने बैनुल कवामी बाज़ार में अपना तसल्लुत यानी कि अपने पंजे गड़ा रखे थे, वाज़े करनी है। तो मशीनी दौर से पहले हिंदुस्तान की सनतों का बैनुल कवामी बाज़ार पर मुकम्मल तौर से असर था। हिंदुस्तान से जाने वाले सूती और रेशमी कपड़ों की बैनुल कवामी बाज़ार में बहुत ज़्यादा मांग थी। सूती कपड़े की बेहतरीन किस्म का कपड़ा हिंदुस्तान से आता था। पर्शियन ताजिर पंजाब से अफ़गानिस्तान, मगरबी एशिया और वस्ती एशिया तक चीज़ों को ले जाते थे। अच्छी किस्म का कपड़ा ऊँटों के ज़रिए जुनूब मगरिब की तरफ जाता था। सूरत और गुजरात के बंदरगाहों ने हिंदुस्तान को खलीज के मुकम्मल यूरोप के बंदरगाहों से जोड़ दिया था। बंगाल में हुगली बंदरगाह थी, तो बंगाल में हुगली बंदरगाह के ज़रिए शुमाल मशरिकी बंदरगाहों से तिजारत होती थी। याद रखोगे कि बंगाल में हुगली बंदरगाह के ज़रिए सूती कपड़ों की तिजारत शुमाल से मशरिकी बंदरगाहों तक होती थी। इस तरह हिंदुस्तान में कपड़े की सनत ने बैनुल कवामी बाज़ार में चारों तरफ से अपने बंचे गाड़ रखे थे, अपना तसल्लुत कायम कर रखा था। देखो बच्चों, गरीब किसानों और दस्तकारों ने ताजिरों के लिए काम करना क्यों शुरू कर दिया था? तो बच्चों, किसानों के पास जो ज़मीन थी वो बहुत कम थी और उस ज़मीन से वो ज़्यादा कमाई हासिल नहीं कर सकते थे। याद रखोगे कि गरीब किसानों और दस्तकारों ने ताजिरों के लिए काम करना क्यों शुरू कर दिया था? क्योंकि इनके पास खेतीबाड़ी के ज़रायों की कामों की कमी हो गई थी। तो क्या लिखोगे? किसान पहले अवामी ज़मीनों पर इन्हिसार थे, डिपेंड करते थे, जहाँ से वे आसानी से खाने पीने की चीज़ें जमा कर लेते थे। वहीं से वे ईंधन के लिए लकड़ी भी हासिल करते थे उसी ज़मीन से। लेकिन अब इन सब चीज़ों के लिए इन्हें आमदनी की ज़रूरत थी। कई किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे, लेकिन वे इतने छोटे थे जो कि इनकी सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। तो इसी वजह से गरीब किसान और दस्तकार ताजिरों के पास काम करने के लिए पहुंच गए थे। मशीन से बनी हुई चीज़ों के मुकाबले हाथ से बनी हुई चीज़ों की मांग ज़्यादा क्यों थी? तो देखो बच्चों, बैनुल कवामी सतह पर हाथ से बनी हुई चीज़ों की मांग ज़्यादा थी क्योंकि इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। महीन कपड़े को ज़्यादा पसंद किया जाता था।
तो क्या लिखोगे, हाथ से बनी हुई चीज़ें कई डिज़ाइन और किस्मों की अलग अलग प्रकार की होती हैं, जबकि मशीन से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो सारी ही एक जैसी होती हैं। तो इसी वजह से हाथ से बनी हुई चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते थे। तो बच्चों ये चैप्टर मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ समझा दिया है। एग्ज़ाम से मुताल्लिक हर उस टॉपिक को समझाया है जो कि आपके सिलेबस से है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।